सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मटेरियलाइज PSIR। और जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज का एजेंडा ऑफ द डे इज़ टू लर्न हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म PSIR। ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टू द एजेंडा ऑफ द डे, अगर आप लोगों को जैसे मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, इंस्टा का भी लिंक होगा, तो प्लीज़ आप मेरे को उधर जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उधर आपको ऐसा और भी कंटेंट और भी रेलेवेंट चीज़ें जो PSIR से रेलेवेंट है वो आपको मिलती रहेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द एजेंडा ऑफ द डे, दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग PSIR। ठीक है। तो पहले जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, मतलब जैसे किसी भी PSIR के क्वेश्चन को, PYQ को, ठीक है, जैसे PYQs वगैरह या कोई कॉन्सेप्ट होता है तो उसको ब्रेनस्टॉर्म करा कैसे जाता है। तो उसके ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए ना तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले ऑफ कोर्स बहुत बेसिक चीज़ है कि आपका जो सिलेबस है ना उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपके जो भी सिलेबस के अंदर ऑथर्स है या थ्योरी है, ठीक है, या जो भी एक्सेट्रा 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 मेंशन है उनको आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड होता है कि जब आप सिलेबस पढ़ रहे हो या अपने नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको है ना अपने नोट्स को कंपैरेटिव एनालिसिस से पढ़ना है और उसे इंटरलिंक करना है दूसरे कॉन्सेप्ट और दूसरे सेक्शन से। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हो तो उसको आप है ना कॉन्ट्रास्ट में पढ़ो कि रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से कैसे सिमिलर और कैसे डिसिमिलर है। समझ रहे हो। और जैसे मार्क्स पढ़ रहे हो तो मार्क्स और अंबेडकर में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। तो ये आपके ना पैरेलल, मतलब नोट्स पढ़ते हुए अपना सिलेबस पढ़ते हुए ना आपको ये मतलब ऐसे कॉन्ट्रास्ट दिमाग में लेके चलना है। ठीक है। और या फिर ये जो कॉन्सेप्ट्स हम कोई दूसरे सेक्शन, मतलब है ना पार्ट बी से जोड़ सकते हैं या पेपर 2 के अंदर हम ये जो इनके आइडिया से जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ सकते हैं तो कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये आपको कंटिन्यूसली अपने दिमाग में रखना है। जब भी आप प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स पढ़ रहे हो, ये देखना है कि इनको कहाँ और मैं यूज़ कर सकता हूँ, किन और से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है। थर्ड जो चीज़ होती है ना वो होती है कनेक्टिंग विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या फिर करंट अफेयर्स से। ठीक है। ये मैं आपको ना अभी मैं करके भी दिखाता हूँ कि जैसे आप जो भी थ्योरी पढ़ोगे ना तो आप उसको देखो कि वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट को कैसे कहाँ कहाँ हो रही है। ठीक है। तो जैसे कि ताकि है ना उससे जब आंसर लिखोगे ना आपके पास एक रेडीमेड एग्जांपल्स होंगे। और इससे बेसिकली क्या पता लगता है, जब आप आंसर्स को लिखोगे ना और करंट अफेयर्स जोड़ोगे तो उससे पता लगता है कि एग्जामिनर को कि आप थ्योरी को है ना मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। आप बता रहे हो कि थ्योरी एक्चुअली में रियल लाइफ में कैसे वर्क कर रही है, तो दिस विल गिव यू एडिशनल नंबर। ठीक है। तो ये मैं ना आपको करके दिखाता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना ये तीनों पॉइंट्स कैसे काम करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ले लेते हैं अभी जैसे करंट में सबसे फेमस जो इशू चल रहा है, जैसे आप सबने देखा हुआ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा था, तो जैसे कि CJP, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा था। अब आपको सोचना है कि CJP प्रोटेस्ट है ना, इसको आप एक अपने PSIR के किन किन कॉन्सेप्ट्स और किन किन सेक्शंस के साथ जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मैं पहली चीज़ सोच सकता हूँ कि ये है, इट शोज एरिस्टोटल एरिस्टोटल बोलता है ना कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है। सबके सब पूरा ऑलमोस्ट कंट्री पॉलिटिकली इन्वॉल्व था इस प्रोटेस्ट के अंदर। तो ये क्या शो कर रहा है, एरिस्टोटल का शो कर रहा है कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है। तो आपने CJP प्रोटेस्ट को एक एरिस्टोटल के एंगल से देखा। ठीक है। इसको और जोड़ते जाओ, JS मिल से जोड़ दो। JS मिल क्या बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है कि नहीं। आपने इसे CJP प्रोटेस्ट को एरिस्टोटल से जोड़ दिया, JS मिल से जोड़ दिया, इसको डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से जोड़ दो। ठीक है। लोग क्या बोल रहे थे कि जंतर मंतर बुला रहे थे ना मिनिस्टर्स को बात करने के लिए एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है। तो क्या ये बात करके एजुकेशन रिफॉर्म्स पे ओपिनियंस देके ये क्या डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है। और उनका करंट ऑथर, मतलब फेमस ऑथर कौन है, जे हैबरमास। ठीक है। इससे जोड़ दो। समझ रहे हो। जैसे आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आप ये ना ये जो CJP प्रोटेस्ट है ना इसको कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं। इसको मैं और बताता हूँ कहाँ जोड़ सकता है। हैना आर्डेंट से जोड़ दो। हैना आर्डेंट क्या बोलती है, हैना आर्डेंट अपना कॉन्सेप्ट ऑफ पावर वो देती है, जिसमें वो बोलती है कि पावर इज नथिंग बट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल डिमांडिंग देयर राइट्स। ठीक है। तो कितना तगड़ा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल था। और वो क्या प्रेजेंट करा था, पावर ऑफ द सिटीजन्स या फिर मासेस भी बोल लो। ठीक है। तो समझ रहे हो। अब ये देखो आपने CJP प्रोटेस्ट है, इसको एरिस्टोटल से जोड़ा, JS मिल से जोड़ा, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से जोड़ा। ठीक है। इसको अपन दूसरे सेक्शन से जोड़ते हैं, दूसरे पेपर से जोड़ते हैं। पेपर 2 के अंदर आप है ना कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में गैब्रियल आलमंड पढ़ोगे। ठीक है। गैब्रियल आलमंड क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स
क्रिएट्स डिमांड इन द सिस्टम। समझ गए? अभी देखो आपने पेपर 2 के अंदर भी जोड़ दिया डिमांड इन द सिस्टम। ठीक है कि सीजेपी क्या था, कांग्रेस जनता पार्टी क्या थे, वो प्रेशर ग्रुप था, इनफॉर्मल ग्रुप था जो डिमांड क्रिएट कर रहा था सिस्टम में और जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था गवर्नमेंट पे इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो आपने पेपर 2 से भी जोड़ दिया, पेपर 1 पार्ट ए से जोड़ दिया, इसको पेपर 1 पार्ट 2 पार्ट बी से जोड़ दो। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देते हैं। समझ रहे हो? तो आपको है ना ऐसे ही खोलना है, खोलते जाओ, मतलब है ना जितना ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो ना आप। ऐसे करंट अफेयर्स की कोई न्यूज़ देखो, ये देखो कि यार ये मैं किन किन ऑथर्स से, किन किन थ्योरी से, किन किन एस्पेक्ट से मैं इसे लिंक कर सकता हूँ, इसको लिंक करो। मेरे को एक और याद है ग्रामची। ग्रामची क्या बोलता है? ठीक है, ग्रामची से लिंक कर दो। ग्रामची बोलता है ना सिविल सोसाइटी क्रिएट्स कंसेंट। ठीक है, कंसेंट होगी तो हेजेमनी होगी। अभी देखो यहाँ पे जब सिविल सोसाइटी क्या कहते हैं कंसेंट को विड्रॉ कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, इट थ्रेटेंड द हेजेमनी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या थी, सिविल सोसाइटी तो थी। तो इसको है ना जो भी करंट अफेयर्स में आप कुछ भी देख रहे हो, कोई भी न्यूज़ में देख रहे हो ना, उसको आपको ऐसे लिंक करना, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि यार मैं इस चीज़ को जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, जो इतने नेशनल न्यूज़ है अपने, उसको मैं किन किन अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग थ्योरीज और ऑथर्स के साथ खोल के देख सकता हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है, ये और भी डिपेंड करता है कि जैसे ना डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। ऑफ कोर्स आप हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि वो डिमांड नहीं होगी, बट आपको है ना ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एडजस्ट करनी है। पर इससे होगा क्या, देखो जब आपके पास ये प्रैक्टिस होगी ना कि आप एक करंट नेशनल न्यूज़ को इतने पर्सपेक्टिव्स में खोल पा रहे हो, तब क्या आप है ना बहुत जल्दी एग्जाम्स के अंदर है ना तुरंत डायमेंशन या अलग अलग पर्सपेक्टिव से खोल के अपने आप ब्रेनस्टॉर्म करके एक अच्छा डायनेमिक आंसर लिख सकते हो, जिसके अंदर आपके पास है ना रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी थी, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक हैबिट बना रखी थी। तो अगली बार जब भी आप नोट्स पढ़ो ना, आप जैसे प्लेटो पढ़ रहे हो, तो प्लेटो की कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो उससे आप कनेक्ट करके देखो कि यार मैं कहाँ इसे कनेक्ट कर सकता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल में किसी और सेक्शन जो PSR का सेक्शन है उससे। ठीक है, अपन आगे मैं आपको 2-3 जगह और ये करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कास्ट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी कास्ट ले लेते हैं, जैसे पहले अपन ने पिछली स्लाइड में बात करी थी प्लेटो की, इसको प्लेटो से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कास्ट टॉपिक है किसमें, पेपर 1 पार्ट बी के अंदर, प्लेटो है पेपर 1 पार्ट ए के अंदर। ठीक है, अब दोनों कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम है वो प्लेटो का रिफ्लेक्ट करता है प्लेटोस जस्टिस। ठीक है, प्लेटो भी जस्टिस में क्या बोलता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है कि नहीं, बोलता है ना फिलोसोफर किंग, वॉरियर और आर्टिजन। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है कास्ट सिस्टम जैसी। ठीक है, और ये इसका फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो गया और जस्टिस हो गया जो अपनी एक रिपब्लिक में देते हैं। समझ रहे हो? तो अब जब आप प्लेटो पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो, आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे यार हाउ इट इज सिमिलर टू द इंडियन कास्ट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आप देखो प्लेटो का अपन एक और पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन पढ़ोगे आप जब भी प्लेटो पढ़ोगे। डिवाइडेड लाइन ये क्या बोलती है, डिवाइडेड लाइन किसके बीच में, रियल एंड अनरियल, रियल एंड अनरियल। ठीक है, यही बोलती है। ठीक है, तो अब इसमें रियल क्या है, रियल हो गया आपका ह्यूमन कैपेबिलिटी। अब आप चाहे कोई से भी कास्ट के हो, अगर आपको सेम अपॉर्चुनिटी, सेम एजुकेशन दे, ठीक है, तो आप भी उतने ही केपेबल बन सकते हो ना जितना कोई अपर कास्ट का है। ठीक है, कैपेबिलिटीज, ह्यूमन पोटेंशियल तो है ही ना। ठीक है, सब एज ए ह्यूमंस इक्वल तो है ही ना बायोलॉजिकली, और इवन कैपेसिटी वाइज भी इक्वल है। बट अनरियल चीज़ क्या है, अनरियल क्या है, सोशल हायरार्कीज। ठीक है, जो ये आर्टिफिशियल होती है, ये अनरियल चीज़ है। ठीक है, तो अब जैसे थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन के ऊपर कोई क्वेश्चन आए प्लेटो का, तो आप कास्ट का एग्जांपल लेके समझा सकते हो कि कैसे जो रियल और अनरियल में फ़र्क क्या है। रियल है ह्यूमन कैपेबिलिटी, अनरियल है सोशल हायरार्कीज जो आर्टिफिशियली अपन सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, इसको और जोड़ो, इसको अपन कास्ट के इस चीज़ को ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एलेगरी ऑफ केव। समझ लो, एलेगरी ऑफ केव प्लेटो क्या बोलती है कि फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ द केव द लाइट ऑफ द टनल, लाइट ऑफ द टनल विल बी द सेल्वेशन। लाइट ऑफ द टनल क्या है, एजुकेशन। एलेगरी ऑफ द केव जो प्लेटो बोलते हैं, ये प्लेटो की है थ्योरी, वो फोकस करती है कि एजुकेशन इज द ट्रू मीन्स टू अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट।
ठीक है, इससे क्या होगा, एलिगरी ऑफ द केव का ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, कुछ आता है, तो उसको जोड़ो कि एलिगरी ऑफ द केव के अंदर जो एजुकेशन है दैट कैन बी हेल्प टू अपलिफ्ट अपलिफ्ट लोअर कास्ट। समझ रहे हो? अब देखो, प्लेटो की थ्योरी को यूज करके अपन कास्ट को सॉल्व करने का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, सेम इसको अगर आप और भी देखोगे, एलिगरी ऑफ केव को अम्बेडकर से जोड़ सकते हो। ठीक है, अम्बेडकर जी से जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे। एलिगरी ऑफ द केव के एजुकेशन पे फोकस करती है। अम्बेडकर जी भी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड एजिटेट। ठीक है, दोनों प्लेटो और अंबेडकर जी का मेन फोकस क्या है, एजुकेशन पे ही तो है। दोनों क्या बोलते हैं, एजुकेशन जो लोअर कास्ट है या जो इग्नोरेंट है उसको अपलिफ्ट करेगी, जो प्रॉब्लम ऑफ कास्ट सिस्टम है उसको खत्म करेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन है। अंबेडकर जी भी एजुकेशन पे एम्फेसिस देते हैं और प्लेटो भी एम्फेसिस देते हैं। तो अब जब भी आप प्लेटो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने कॉन्ट्रास्ट देखा कि यार मैं इसे कास्ट सिस्टम से कैसे जोड़ सकता हूँ। ठीक है, आपने ये भी देखा कि यार अंबेडकर जो प्लेटो के आइडिया में क्या सिमिलैरिटीज है। तो सिमिलैरिटीज कहाँ आती है, प्लेटो बोलता है एलिगरी ऑफ द केव और क्या कहते हैं अंबेडकर जी बोलते हैं एजुकेशन। ठीक है, टू रिफॉर्म सोसाइटी, टू रिफॉर्म सोसाइटी। ठीक है, ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब देखो, आपने है ना सिर्फ कास्ट सिस्टम से जोड़ के, प्लेटो से जोड़ के कितने सारे थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन को भी जोड़ दिया। ठीक है, और क्या कहते हैं एलिगरी ऑफ द केव भी जोड़ दिया, अंबेडकर जी को भी जोड़ दिया, प्लेटो और प्लेटो के जस्टिस से भी कॉन्ट्रास्ट करके दिखा दिया। तो ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, आपने कैसे अलग अलग सेक्शन या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कॉन्ट्रास्टिंगली सिमिलैरिटीज जहाँ पे उनकी सिमिलैरिटीज उनको जोड़ के दिखाया। अब ऑफ कोर्स ये जो है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, ऑफ कोर्स आप ये कोई एज इट इज आंसर नहीं आएगा। ये होगा कि जैसे भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है जो भी है, उसके अंदर आपको ये एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इज कि आप ब्रेनस्टॉर्म कैसे कर सकते हो, आप सोच कैसे कर, मतलब है ना दूसरे अलग अलग कॉन्सेप्ट को कैसे इंटरलिंक कर सकते हो। ठीक है, तो आज का मेन एजेंडा ये है, जैसे आप है ना पूरे अपने सिलेबस को, नोट्स को पढ़ते वक्त है ना दूसरे कॉन्सेप्ट से या रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ना सीख जाओगे ना, तो तुरंत आपके जो आंसर्स है ना मेन एग्जाम में तुरंत जल्दी जल्दी आंसर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन है ना ट्रेन हो चुका है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और अलग अलग चीज़ों से कॉन्सेप्ट्स को जोड़ना। ठीक है, आपको मैं एक और देख लेते हैं अपन। ठीक है, एक अपन पेपर 2 का देख लेते हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक मान लेते हैं। इंडो पैसिफिक काफ़ी न्यूज़ में रहता है और क्या कहते हैं अभी करंट बहुत इंपॉर्टेंट अरीना ऑफ जियो पॉलिटिक्स है। अब आप इंडो पैसिफिक को देखो कितने अलग अलग डायमेंशन से जोड़ सकते हो। ठीक है, इसको अपन अगर देखें तो जो इंडिया की सागर पॉलिसी, इंडियाज सागर पॉलिसी, ठीक है, क्या रिफ्लेक्ट करती है, कौटिल्यस राजमंडल थ्योरी। ठीक है, करती है कि नहीं करती है? अभी कौटिल्य राजमंडल थ्योरी आप पढ़ोगे पेपर 1 पार्ट ए के अंदर। इंडो पैसिफिक अपन पढ़ते हैं यूजुअली, जो अपन पढ़ते हैं आईआर के अंदर, जो क्या है पेपर 2 पार्ट बी। ठीक है, तो अब देखो अपन कैसे कनेक्ट करें। कौटिल्य क्या बोलते हैं कि है ना क्या कहते हैं, जो भी कंट्री है वो उसको अपना इन्फ्लुएंस नेबर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो नेबरहुड को अपने अंडर कंट्रोल या अपने अंडर इन्फ्लुएंस लेना है। तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंडिया की जो सागर पॉलिसी है वो क्या है, इंडिया का इन्फ्लुएंस तो इंक्रीज कर रही है, इन्फ्लुएंस ही तो इंक्रीज कर रही है इंडो पैसिफिक में। ठीक है, तो ये क्या है, वो कौटिल्य के राजमंडल थ्योरी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इंडिया की सागर पॉलिसी इंडो पैसिफिक में। ठीक है, ये एक डायमेंशन से बोल लिया अपन ने। दूसरा जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट डायमेंशन है कंस्ट्रक्टिविज्म, मैं इसको बहुत एक्सप्लॉइट करता हूँ इसको मेरे आंसर राइटिंग में। ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि जो वर्ड्स है ना वो नॉर्म शेप करते हैं। ठीक है, जैसे इंडो पैसिफिक हो गया या एशिया पैसिफिक हो गया। ठीक है, ये नॉर्म शेप करते हैं और जो है ना पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है नॉर्म शेपिंग। ठीक है, ये कैसे होता है ये देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो चाइना है ना, चाइना प्रिफर्स एशिया पैसिफिक, क्योंकि जब टर्म एशिया पैसिफिक यूज़ करा जाता है ना तो चाइना का जो नॉर्म शेपिंग है ना वो फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि चाइना वांट्स टू बी द हेजेमन इन दिस रीजन। ठीक है, यूएसए एंड इंडिया प्रिफर टू यूज द टर्म इंडो पैसिफिक। क्यों? क्योंकि जब इंडो पैसिफिक होता है ना, जब यहाँ पे इंडो लगता है तब इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है ना वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो कि चाइना को पसंद नहीं। चाइना वांट्स टू रिमेन अ सिंगल हेजेमन इन दिस रीजन। और अगर जब इंडो पैसिफिक और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें क्या कहते हैं, वो चाइना के क्या कहते हैं हेजेमनी को चैलेंज करता है। ठीक है, अब ये देखो नॉर्म शेपिंग हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया,
ठीक है, तो ये एक एंगल अपन ने इंडो पैसिफिक का दे दिया। ठीक है, दूसरा एंगल अपन एक और दे सकते हैं कि जैसे इसको अपन देख लेते हैं, हाँ, पोलैरिटी से देख लेते हैं। पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है अपने, क्या कहते हैं उसके अंदर, उसके अंदर क्या बोलते हैं अपने पेपर 2 के अंदर। ठीक है, आईआर वाले के अंदर पोलैरिटी आती है। तो चाइना का एम्बिशन क्या है, यूनिपोलर इन दिस रीजन, इंडो पैसिफिक में वो यूनिपोलर रहना चाहता है। बट क्वाड क्या है, क्वाड क्या है, क्वाड वांट्स इट टू बी मल्टीपोलर। ठीक है, आपने इसको इस कॉन्सेप्ट से भी जोड़ दिया, इसको और जोड़ दो। ठीक है, दूसरा जो कोई टॉपिक है इसे अपन कैसे खोल सकते हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर से जोड़ के देखो, समझ रहे हो, सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। कैसे कैसे देखो, क्वाड रोज इन रिस्पॉन्स टू चाइनीज एग्रेशन इन साउथ चाइना सी। जब चाइना अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पोजीशन पे खेल रहा था साउथ चाइना सी के अंदर, तब धीरे धीरे क्वाड का राइज होना शुरू हो गया। ठीक है, क्वाड के राइज से क्या होता है, वो चाइना के लिए सिक्योरिटी डायलेमा बना और एक बैलेंस ऑफ पावर ऑफ सिचुएशन क्रिएट करता है इंडो पैसिफिक में। ठीक है, तो ये देखो अपन ने ना वैसे कितने सारे एंगल से इस चीज़ को खोल के देख लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी है ना ऐसे ही खोलना है। ये अपन ने आज कितने 1 2 3 मेरे ख्याल से 3 अलग अलग उस पर देख लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही खोल के देखना है ये सारी चीज़ें, जिसमें आप है ना अलग अलग सेक्शन, अलग अलग उसके अंदर क्या कहते हैं थ्योरीज, एग्जाम्पल, अलग अलग पर्सपेक्टिव से खोल के आप ये ब्रेनस्टॉर्म करते हो। और ये ब्रेनस्टॉर्म को किस पे करना है, PYQs पे। आप ये ट्राई करिए PYQs। ठीक है, आप क्या करिए, जो अपने यूपीएससी का आंसर राइटिंग वाली नोटबुक्स आती है ना, उनको लेके आइए। जितने भी PYQs है ना, आप उन सबको है ना पकड़ के ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करके, ये जो अपने आंसर राइटिंग में नोटबुक्स है ना, इस पर खोल के प्रैक्टिस करके रख लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप है ना अपनी आंसर राइटिंग नोटबुक्स को ऐसे, ये जो आंसर राइटिंग वाली नोटबुक्स है, ठीक है, नोटबुक्स है, इनके ऊपर जब ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करके PYQs को रख लोगे ना, तो ये बाद में आपके रिवीजन के लिए भी काम आएगा। ठीक है, प्लस इस ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, बैठ के आराम से स्ट्रेस फ्री, बिना कोई इसमें टाइम मत सोचो। ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लगाओ टाइम, आराम से सोचो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करके। ठीक है, अगेन मैं आपको एक बार वापस समराइज कर देता हूँ, स्टार्टिंग में जाके अपन स्टार्टिंग में थे। ठीक है, जैसे ये था कि पहला जो स्टेप होता है हमेशा, ऑफकोर्स अपने आपको जो सिलेबस है ना उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आपको जब भी नोट्स या कुछ भी पढ़ते हो तो आपको उसे कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन में पढ़ना और इंटरलिंकिंग करके पढ़ना है कि मैं इसे कहाँ कहाँ इस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। थर्ड, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, न्यूज़ के अंदर पढ़ते हो या इंस्टाग्राम पे देखते हो या न्यूज़ पे देखते हो, इंस्टा पे देखते हो, उसको कोशिश करो कि वो आप है ना जो रियल लाइफ चीज़ है, करंट अफेयर्स है ना, वो आप थ्योरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो जो आप PSR के अंदर पढ़ रहे हो। ठीक है, दिस इज व्हाट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। और अल्टीमेटली क्या करना है, फिर वो जो PYQs जो आप प्रैक्टिस करोगे उनको उनके ऊपर ही अप्लाई करके देखना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई होप ये जो मैंने आज आपको ये 3 अलग अलग स्लाइड्स में ये एग्जांपल्स करके दिखाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दिखाए, इट वुड हेल्प यू। आई होप इट कम्स इन हैंडी टू यू। और अगेन ऑफ कोर्स, क्योंकि एक लास्ट चीज़ और है, इनको the brainstorming needs to be adjusted to the demand of the question. ठीक है, adjusted to the demand of the question. ऐसा नहीं कि आप रैंडमली एकदम करके कुछ भी जोड़ के आ गए। ठीक है, तो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो ना PYQs की, तो उनको डिमांड को भी ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर क्या होगा कि अगर आप सिंपल सिर्फ PYQs पे सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, तो यू हैव चांस कि आप है ना डायरेक्शन लूज कर दो। ठीक है, तो ऑफकोर्स जब भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें ना, तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को है ना बहुत मतलब ध्यान में रखना कि जहाँ पे आप जा रहे हो ना, वो क्या वो डिमांड है कि नहीं क्वेश्चन की। सो अगेन गाइज, इफ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टा एंड यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच। आई होप मैं आप सबको एक काफ़ी हेल्प कर पाया, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। और इन सबका जो है ना लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।